नमस्कार दोस्तों, महिला और बाल अपराध की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम का पार्ट सेकंड रीड करेंगे। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में हमने शॉर्ट में क्या देखा था। देखो, सबसे पहले हमने भंवरी देवी के बारे में जाना था और उसकी गाइडलाइन के आधार पे ये एक्ट बना, ये जाना। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए उसके आधार पे ये 2013 का एक्ट आया, जो कि लागू कब हुआ, अस्तित्व में आया 9 दिसंबर 2013 को। इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली इसको? देखो, एक होती है राष्ट्रपति की स्वीकृति, एक होती है लागू डेट। लागू होने का मतलब ऑल इंडिया में पूरे भारत में लागू है। कब लागू हुआ? 9 दिसंबर 2000। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 22 अप्रैल 2013 को। इसके बाद हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 में दी हुई है उनके बारे में जाना कि व्यथित व्यक्ति कौन होता है, पीड़ित व्यक्ति यानी कि व्यथित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति 2A में दे रखी है, उसके बारे में जाना। उसके बाद हम कर्मकार कौन होता है ये जाना, घरेलू कर्मकार है उसके बारे में, एम्प्लॉय के बारे में मतलब एम्प्लॉय के बारे में जाना, और एम्प्लॉयर मतलब नियोजक के बारे में जाना। और इसके बाद प्रत्यर्थी के बारे में जाना। प्रत्यर्थी कौन होता है? प्रत्यर्थी मतलब अभियुक्त व्यक्ति, एक तरह से अभियुक्त कह सकते हैं, जो कि पीड़ित महिला को तंग परेशान किया जाता है उसके द्वारा, जो कि नियोजन के स्थान पे, जो कि कार्यस्थल पे तंग परेशान किया जाता है, वो होता है प्रत्यर्थी व्यक्ति। ये भी हमने जाना। और उसके बाद जो कि लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन को जाना, जो किस में दी गई थी? 2N में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? 2D में। और साथ में उसको सेक्शन 3 के साथ में पढ़ा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ जो कि नियोजन में कार्यस्थल पे उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न नहीं करेगा। सेक्शन 3 में दे रखा है। और लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में उससे क्या उसको धमकाता है, उसको मतलब नियोजन के संबंध में उसको डिग्रेड करने की बात करता है, या उसको हटवा दूंगा, या उसको कहीं अन्य काम नहीं करने दूंगा, नौकरी नहीं दिलवाने दूंगा, इस तरह का प्रभाव उस पर दिखाता है, अन्यथा इस तरह की लैंगिक उत्पीड़न संबंधी धमकी देता है, तो वो सेक्शन 3 में दे रखा था। और 2N में ये बता रखा था कि लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है, जो कि जो शारीरिक संपर्क करने की कोशिश करना, उससे कोई लैंगिक मांग करना, रिक्वेस्ट करना लैंगिक मांग की, या उस पर कोई टिप्पणी करना, लैंगिक संबंधी, सेक्सुअल संबंधी टिप्पणी करना, उसको पोर्नोग्राफी रिलेटेड कोई चीज़ें दिखाना, अन्य इसी तरीके का कंडक्ट करना, इस तरह कंडक्ट करना, ये सब दिया गया था। लैंगिक उत्पीड़न इसमें दिया गया था, ये ध्यान रखना। यहाँ तक ये लैंगिक उत्पीड़न को हमने समझ लिया था। और इसके बाद हमने 2 समितियों का डिस्कस किया था दोस्तों। इसमें 2 समितियों के बारे में रीड किया था जिसको जानना बहुत जरूरी है। परिवाद समिति, 10 या 10 से अधिक कर्मकार, जहां अधिक लोग काम करते हो। और एक में था 10 से कम कर्मकार। तो ये थी आंतरिक परिवाद समिति। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 10 या 10 से अधिक कर्मकार जिसमें काम करते हैं, और उनको कौन? नियोजक, जो कंपनी का प्रबंधक है, जो प्रधान व्यक्ति है, जो मेन व्यक्ति है, उस द्वारा ये आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कि 10 या 10 से अधिक कर्मकार हो, 10 हो या 10 से ऊपर, कितने भी हो, 12, 13, 20 जितने भी हो, और 10 से कम कर्मकार हो तो स्थानीय परिवाद समिति गठित की जाएगी, जो किसके द्वारा की जाएगी? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी कौन होता है? DM ADM लेवल का अधिकारी होता है, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त होता है। और जिला अधिकारी किसको? इसके संबंधी रिपोर्ट के संबंधी एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा। तो ये सब चीजें हमने जानी कि आंतरिक परिवाद समिति क्या होती है, स्थानीय परिवाद समिति क्या होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इनको कब हटाया जा सकता है, एक अध्यक्ष होता है, 2 जिनमें की मतलब 50% महिलाएं होंगी, ये जाना। और कब इनको हटाया जा सकता है, पूर्व में दोष सिद्ध हो, कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दे तब हटाया जा सकता है, और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करे तब हटाया जा सकता है। और लास्ट में ये जाना कि इसमें जो भी इसके दुरुपयोग में, अधिनियम में जो भी बातें इनका दुरुपयोग करते हैं, जो भी इनको ड्यूटी दी गई उनका दुरुपयोग है तब हटाया जा सकता है। ये सब चीजें शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, ये सब जानेंगे। और परिवाद समिति का क्या काम होता है? जो आंतरिक परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति, जो भी उनके साथ जो जहां वो काम कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, उसमें किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, तो वो आंतरिक परिवाद समिति में अपनी शिकायत दे सकते हैं उस अपराध के संबंध में। और इसी में अगर 10 से कम कर्मकार है, 10 से कम मजदूर है, या घरेलू कर्मकार है, घरेलू नौकर है, कुछ भी मान सकते हो, जैसे 9 है, 8 है, तो वहां शिकायत कहाँ की जाएगी? क्योंकि उसके लिए आंतरिक परिवाद समिति तो गठित होती नहीं, क्योंकि वो तो एक
अलग ही हो गया, क्योंकि 8-9 काम कर रहे हैं, उनके लिए ना तो कोई नियोजक है, उससे है जो मालिक है उनका, जो भी है जिसने नियुक्त किया है, तो वहाँ जहाँ उनके साथ ये घटना हो रही है, ऐसी हो रही है, तो जिला अधिकारी के माध्यम से स्थानीय परिवाद समिति गठित की जाती है, उसके अंदर वो व्यक्ति जो महिला है, पीड़ित महिला है, वो शिकायत कर सकती है, परिवाद दर्ज कर सकती है। अब आगे का पार्ट हम जानेंगे। यहाँ तक हमने इनके बारे में जो कि 6-7 सेक्शन तक दिया हुआ था, डिटेल से हमने जान लिया था कि आंतरिक परिवाद समिति क्या होती है, स्थानीय, जो कि आप पीछे के लेक्चर में जाके देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे नेक्स्ट में ये जानते हैं कि परिवाद कैसे होता है। जो पीड़ित व्यक्ति जो परिवाद लेके जाता है तो वो कहाँ दर्ज करवाता है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, जांच कैसे होती है, वो कौन से न्यायालय में, मतलब जो परिवाद समिति है, जांच के बाद अगर मामला बनना पाया जाता है तो उसके बाद की कार्रवाई क्या होती है, ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है कि लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद सेक्शन 9 के तहत जो भी कौन व्यथित महिला थी, व्यथित महिला की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, या उसका विधिक वारिस, अगर विधिक वारिस कब करेगा, जब जो भी व्यथित महिला है वो या तो अक्षम है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे भी अक्षम हो सकती है, या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके द्वारा जो भी उसका विधिक वारिस है उसकी तरफ से उसके साथ जो लैंगिक उत्पीड़न हुआ है कार्यस्थल पे या किसी घर में घरेलू कर्मकार के तौर पे वो काम कर रही है, तो उसके दौरान या किसी नियोजन के स्थान में, चाहे वो महिला नियुक्त हो, वैसे कोई अन्यथा काम के लिए गई है, ये भी हमने पढ़ लिया था, तो भी उसके साथ जो लैंगिक उत्पीड़न हुआ है उसके लिए परिवाद कर सकती है। जिस दिन उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है उससे कितने दिन में परिवाद करेगी, कंप्लेंट भी बोलते हैं परिवाद को इंग्लिश में, 3 माह के भीतर। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 90 दिन भी मत कर देना ऑप्शन में आ जाए तो 3 माह के भीतर करना। ऑप्शन आ जाए, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्यथित महिला परिवाद कर सकती है, ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 90 दिन, तो 90 दिन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 माह में 92-93 दिन भी हो सकते हैं, 92 दिन भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो 3 माह के भीतर लिखा, तो 3 माह के भीतर लिखित में शिकायत देगी, या उसका जो भी विधिक वारिस है लिखित में कहाँ देगी, समिति के समक्ष देगी। समिति 2 तरह की हमने पढ़ ली, एक तो पढ़ी थी आंतरिक, आंतरिक कौन, नियोजक द्वारा, जो 10 या 10 से अधिक हो तो आंतरिक नियोजक द्वारा गठित की जाती है, और एक पढ़ी थी स्थानीय परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति जिला अधिकारी द्वारा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कौन गठित करता है, जिला अधिकारी गठित करता है। तो सबसे पहले परिवाद आने के सबसे पहले क्या कार्रवाई होगी, कॉन्सिलिएशन का प्रयास किया जाएगा, सुलह का मतलब समझौते का प्रयास किया जाएगा, दोनों पार्टी के समझौते का प्रयास कब किया जाएगा, जबकि जो पीड़ित महिला है, व्यथित महिला, ये चाहती है कि मैं समझौते के थ्रू ये मैटर निपटाना चाहती हूँ, तो ये सेक्शन 10 में ये प्रक्रिया दी गई है, समझौते का दोनों के मध्य प्रयास किया जाएगा, व्यथित महिला, पीड़ित महिला और प्रत्यर्थी के मध्य। अगर प्रत्यर्थी ये कहता है, जिसने कि मतलब महिला को, जिससे कि महिला पीड़ित है, ये कहता है कि धन के आधार पर सलटारा कर लो, कि जो भी इसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है मैं पैसे दे के सलटारा करना, तो केवल धन का आधार नहीं हो सकता, केवल धन का लालच दे के आधार पे सुलह नहीं कर सकते आप, हाँ, और भावनाओं के आधार पे अन्यथा कोई रीजन हो, केवल धन मात्र का रीजन के आधार पे सुलह नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन में आपके आ जाए कि केवल धन के आधार पे सुलह मान ली जाएगी, नहीं, केवल मात्र धन के आधार पे प्रयास किया जाए तो वो सुलह के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद ये दिया गया है कि सेक्शन 11, 12 और सेक्शन 13 को संयुक्त रूप से पढ़ने पे ये जांच के बारे में बताया गया। तो जांच की प्रोसीडिंग, इसके बाद आगे नीचे डिटेल भी इसके बाद अगले पेज पे हम देखते हैं कि जांच में क्या होता है। देखो, जांच जो की जाती है परिवाद समिति, जो परिवाद समिति के समक्ष मामला जाएगा, तो परिवाद समिति ये आपको मिलेगा कहाँ, सेक्शन 11, 12, 13। तो परिवाद समिति को क्या शक्तियाँ होगी, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होगी, ये ध्यान रखना। जांच जब करेगी तो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ कहने का मतलब उसको समन करना, संबंधित व्यक्ति को या प्रत्यर्थी को बुलाना, कोर्ट में बुलाना, कोई दस्तावेज मंगवाना, अन्यथा कोई भी डॉक्यूमेंट संबंधी या अन्यथा कोई काम है, जो पावर जो सिविल न्यायालय की सकते हैं वो पावर इसको होगी, किस में होगी, परिवाद समिति की होगी जांच के दौरान। और जांच कितने दिन में पूरी करेगी ये परिवाद समिति, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 दिन में पूरी करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, 90 दिन में जांच करने के बाद अगर इसको लगता है कि मामला बनना पाया जाता है, देखो 2 चीज़ हो सकती है, या तो मामला बनना पाया गया कि हाँ भी वास्तव में जो भी पीड़ित महिला के साथ ये लैंगिक उत्पीड़न हुआ है ये सही बात है, उसके साथ ऐसा लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, या फिर मामला नहीं, ये क्रॉस करके लिख रहा हूँ, मामला नहीं बनना पाया गया।
तो मामला बनना पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत देखो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि सेवा नियम, देखो कंपनी के सेवा नियम होते हैं, सेवा नियम के तहत कार्रवाई होगी। अगर सेवा नियम नहीं दिए हुए हैं कि किसी कंपनी में सेवा नियम नहीं बनाए हैं, तो राज्य सरकार द्वारा या समुचित सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी नियमावली दी गई है उन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि कई बार घरेलू कार्मिक है, घरेलू नौकर है, उसके संबंध में ना तो वो तो घरेलू नौकरी कर रहा है अपना घरेलू, तो उसके साथ ना तो सेवा नियम है ना कोई मतलब ऐसे नियम बने हैं जिनके तहत मतलब कार्रवाई की जा सके। अगर कोई घर का व्यक्ति किसी अन्य के द्वारा उस घरेलू कार्मिक महिला के साथ उसको लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, तो वो संबंधित जो भी स्थानीय परिवार समिति है स्थानीय, तो वो पुलिस में रिपोर्ट देगी। तो उसको कंफर्म होने के बाद पुलिस को रिपोर्ट देगी कि 509 आईपीसी का जो सेक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें इम्पोर्टेंट है। ये पहली बात तो सेवा नियम में कार्रवाई मामला बनना पाया जाता है। और दूसरी बात, जिस दिन जांच रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट आने के 10 दिन के अंदर, देखो 10 दिन में 2 तरह की समितियां होती हैं। एक तो होती है आंतरिक, तो आंतरिक में जांच रिपोर्ट किसको देगा? नियोक्ता को। और दूसरी है स्थानीय, तो उसमें 10 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट किसको दी जाएगी? जिला अधिकारी को, जो कि सेवा नियम के तहत कार्रवाई करेंगे, जो भी रूल रेगुलेशन है उनके तहत कार्रवाई करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है इसमें। और उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी उस कार्रवाई का निपटान इनके द्वारा नियोक्ता और जिला अधिकारी के द्वारा कितने मतलब 60 दिन में ये कार्रवाई की जाएगी। 60 दिन में क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो नंबर 1 ये ध्यान रखना है कि लैंगिक उत्पीड़न की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में जो महिला के साथ घटित हुआ है लैंगिक उत्पीड़न, उनके संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी वो जानते हैं। देखो पहली बात तो लैंगिक उत्पीड़न जो महिला के साथ हुआ है उसके संबंध में जो भी कार्रवाई, जो भी उसने अपराध किया उसके संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं। संबंधित न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया जा सकता है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि वेतन में से कटौती, उसके वेतन है जो उसकी सैलरी है उसमें से कटौती करके जो भी उस महिला को जो शारीरिक मानसिक नुकसान या क्षति हुई है, जिससे वो पीड़ित हुई है, वेदना हुई है, जो पीड़ित महिला है उसको दिलाया जा सकता है। तीसरी बात, अगर वो वेतन में से कटौती नहीं हो पाती, उसका वेतन नहीं है, अगर संदाय नहीं कर पाता है, उसको एक मतलब रकम का उसके आदेश दिया जाता है, तो संदाय करने में असफल रहता है या उसका वेतन पर्याप्त नहीं है उस कटौती के लिए, उस महिला की जो कि आर्थिक मानसिक रूप से नुकसान हुआ है, तो उसके लिए मतलब वो वेतन पर्याप्त नहीं है तो उसके संदाय करने में असफल रहता है। जो भी उस पर जुर्माना या शास्ति आरोपित की जाती है असफल रहता है, तो उसको कैसे वसूलेंगे? तो उसको वसूलेंगे भू राजस्व की बकाया की तरह। भू राजस्व की बकाया उसके जंगम स्थावर संपत्ति की कटौती करके वह उस तरह वसूला जा सकता है। और इसके बाद अगर ये आदेश दिया जाता है जो कि आंतरिक या स्थानीय समिति है उसके द्वारा उसके संबंध में लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में कोई आदेश के वेतन में कटौती के संबंध में, उसके संदाय करने में असफल के संबंध में कोई आदेश दिया जाता है इनके द्वारा, तो इसकी अपील हो सकती है। कितने दिन में हो सकती है? 90 दिन में अपील हो सकती है, ये ध्यान रखना। अपील का प्रोविज़न भी इसमें दिया गया है। तो 90 दिन में अगर देखो प्रत्यर्थी कर सकता है जिसके खिलाफ ये आदेश दिया गया, या फिर व्यथित व्यक्ति इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, पीड़ित महिला है जो इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वो भी अपील कर सकती है। 90 दिन में संबंधित अथॉरिटी के समक्ष अपील में जा सकती है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अपील का प्रोविज़न सेक्शन 18 में दिया गया। आप सेक्शन 18 में अपील का प्रोविज़न देख सकते हैं। या तो संबंधित जिससे पीड़ित हैं अगर न्यायालय में कर सकते हैं, संबंधित जो भी अधिकरण है उससे रिलेटेड है उसके ऊपर की जो अथॉरिटी है उसमें अपील कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये अपील के प्रोविज़न में दिया गया है। तो इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। और इसके बाद सेक्शन 26 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्शन इसका याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना ध्यान रख लेना कि अधिनियम की पालना न करने पर, देखो जो भी नियोजक है जो कि अपनी कंपनी है जिसका प्रधान व्यक्ति है वो अधिनियम की पालना नहीं करती है। अधिनियम की पालना क्या नहीं करता है उसको कि आंतरिक समिति नियोजक होता है, उसको ये कर्तव्य है कि वो आंतरिक समिति का गठन करे। वो आंतरिक समिति का गठन नहीं करता पालना ना करने पर।
उसको कहा है कि आंतरिक समिति का गठन करो, वो नहीं करता। और 10 या 10 से ज़्यादा कार्मिक है उसकी कंपनी में, ये सब काम कर रहे हैं। कोई बड़ी बैंक मान लो, उसमें वो आंतरिक समिति का गठन नहीं कर पा रहा है, अधिनियम के अनुसार वो पालना नहीं कर रहा है। 2013 के बाद जब से अस्तित्व में आया 9 दिसंबर 2013 के बाद वो आंतरिक समिति नहीं बना रहा है, जिससे कि कोई पीड़ित अपनी शिकायत उस आंतरिक समिति के समक्ष कर सके, ये सब ध्यान रखना है। तो उसके लिए इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि फर्स्ट टाइम अगर वो आंतरिक समिति का गठन नहीं करता, नहीं बनाता है, पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए, पीड़ित महिला उसके सामने शिकायत दर्ज करवा सके, तो 50,000 रुपये तक की शास्ति। अगर वो ऐसा नहीं करता है 50,000 रुपये तक की पेनल्टी, ध्यान रखना, शास्ति उस पर अधिरोपित की जाएगी। फिर वो दोबारा भी एक बार उस पर शास्ति अधिरोपित कर दी है, जुर्माना अधिरोपित कर दिया, फिर भी दोबारा और उससे बार बार ऐसा करता है तो 50,000, ये जो भी जितनी भी शास्ति उस पर अधिरोपित की जाती है, उसके दूसरी बार वो करने, उससे अलग ज़्यादा बार जितनी बार भी करने पर दुगने तक की शास्ति पेनल्टी अधिरोपित की जा सकती है। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दोबारा वो ऐसा करता है और अधिक बार करता है तो दुगने तक की, जितनी राशि की पहले की है उससे दुगनी राशि की पेनल्टी अधिरोपित। और साथ में उसका जो भी अनुज्ञप्ति है, लाइसेंस है उसका, वो भी रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान रख लेना, ये दोनों प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कौन 10 या 10 से ज़्यादा के संबंध में नियोजक को ये कहा गया कि आंतरिक समिति आप गठित करो, अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है, लेकिन नहीं करता है तो 50,000 रुपये तक की शास्ति, और सेकंड टाइम में दुगने, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। और इसके बाद सेक्शन 27 क्या कहा गया? सेक्शन 27 की केवल कंप्लेंट पे ही, केवल परिवाद पे ही, जो इस अधिनियम में जो लैंगिक उत्पीड़न है महिलाओं के विरुद्ध हो रहा है, वो परिवाद पे ही संज्ञान लिया जाएगा। देखो, परिवाद, जो पीड़ित महिला है उस द्वारा परिवाद पेश या उसके संबंधी जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो महिला मर गई है तो उसके विधिक वारिस द्वारा परिवाद पेश करने पर ही न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान का मतलब क्या है? उसको उस पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी, संज्ञान कोग्निजेंस लिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से न्यायालय के समक्ष? तो अगर महानगर क्षेत्र है तो महानगर का न्यायालय होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा। अगर अन्य क्षेत्र है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, मतलब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष वो परिवाद पेश किया जाएगा और उसके समक्ष आदेश, मतलब उसके द्वारा आदेश दिया जाएगा और उसके द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाएगा। और इसके तहत जो भी मामला आएगा वो असंज्ञेय मामला होगा। ये ध्यान रखना, असंज्ञेय मामला मतलब कम गंभीर मामला माना जाएगा। अगर अन्य, देखो इसमें तो मामला बन ही रहा है, अगर अन्य विधि में भी कोई मामला बन रहा है, देखो आईपीसी में अन्य के तहत भी मामला बन रहा है, लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो यहाँ तो दायर होगा ही होगा। और अन्य विधि में कोई रोक नहीं है, वो अलग है। दूसरी विधि का ये विधि है जो इसके तहत मामला बन रहा है, तो दूसरी विधि को अल्पीकृत नहीं करेगी, उसको डेरोगेट नहीं करेगी, उसके अन्यथा होगा। यानी कि आईपीसी में भी मामला दर्ज करवाया जाता है। अगर उस महिला के साथ 354 का अपराध बन रहा है, 354A आईपीसी का अपराध बन रहा है या 509 आईपीसी का अपराध बन रहा है, तो उससे रोक नहीं है, अन्यथा हो सकती है। लेकिन पहली बात यह है कि इसमें उस महिला के साथ कि इस अधिनियम के तहत ही पहले परिवाद करना पड़ेगा। पहले परिवाद में इस अधिनियम के तहत, मतलब आंतरिक परिवाद समिति के मार्फत या स्थानीय परिवार समिति के तहत दायर करना पड़ेगा। उस समय अगर 509 के तहत मुकदमा बन रहा है, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न उसके साथ हुआ है, तो पहले वो इन संस्थाओं में जाएगी, अन्यथा कार्रवाई पे रोक नहीं है। इसका कहने का मतलब ये अल्पीकरण में नहीं है कि दूसरी कार्रवाई से उसको रोक देंगे। लेकिन अगर कार्यस्थल पे ऐसा हुआ है तो पहले इस अधिनियम के तहत इसको कार्रवाई करनी पड़ेगी, यानी कि उसको असंज्ञेय प्रकृति का अपराध माना जाएगा। और पहले समिति के समक्ष जाएंगे और समिति के बाद अगर ये हो जाता है कि मामला बनना पाया जाता है तो वो परिवाद न्यायालय के समक्ष दायर किया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। इसमें समझाने का मतलब इतना ही है कि देखो, लैंगिक उत्पीड़न के अलावा जो अन्यथा कोई कार्रवाई है, देखो उस महिला के साथ कार्यस्थल पर रेप हो जाता है, 376 का अपराध, तो वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कोई कार्यस्थल पे अपराध होता है तो उसके संबंध में कार्रवाई पे रोक है। पहले उसको जो इसमें इस एक्ट में प्रक्रिया दे रखी है उनकी पालना के तहत ही आगे प्रोसेस में बढ़ना पड़ेगा। मतलब वो जो या तो वो महिला, जो व्यतीत महिला या स्थानीय परिवार समिति या आंतरिक परिवार समिति के परिवाद पे अगर मामला बनना पाया जा रहा है तो परिवाद पे न्यायालय संज्ञान लेगा। संज्ञान के बाद उस पर असंज्ञेय मामले की तरह कार्रवाई आगे की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? मेट्रोपॉलिटन या मजिस्ट्रेट, मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। और इसके बाद है सेक्शन 27 में ये कहा गया कि ये इस अधिनियम के जो भी प्रोविजन है वो अलग होंगे, उनकी कार्रवाई अलग होगी, यानी कि किसी भी अन्य विधि के अलग में होगी। जैसे आईपीसी के अपराध हैं
बन रहा है, किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया 376 का भी अपराध कर दिया और 354 का भी अपराध कर दिया और साथ में लैंगिक उत्पीड़न का भी अपराध कर दिया, तो ये कार्रवाई को, ये जो एक्ट है, इस एक्ट की जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस इसमें दिया गया वो अलग से होगी, मतलब इसमें कार्रवाई होगी। यानी कि आईपीसी में उसने 376 की कार्रवाई शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस एक्ट की कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, यहाँ जो भी उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पे हुआ है उसमें आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति जैसी भी समिति है जिसमें भी वो है उसके तहत वो परिवार दर्ज कर सकती है, रोक नहीं है। ये अलग से कार्रवाई है, अतिरिक्त में कार्रवाई है, एडिशन में कार्रवाई है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद चलते हैं कि अगर जो महिला है जो ये सब कार्रवाई कर रही है वो मिथ्या करती है, वो झूठा किसी पे ब्लेम कर रही है, यानी कि वो मामला बनना ही नहीं पाया जाता, सही नहीं बना है, या झूठा साक्ष्य दे रही है, मिथ्या साक्ष्य दे रही है, मिथ्या एविडेंस फॉल्स स्टेटमेंट दे रही है, या जो केस किया है मिथ्या दावा किया है, मिथ्या परिवाद किया है न्यायालय के समक्ष, या द्वेषपूर्ण परिवाद है, द्वेष भावना से प्रेरित हो गए, तो उसके लिए पनिशमेंट इसमें सेक्शन 14 में दिया गया है। उसमें कहा गया कि किसके अनुसार, तो जो भी महिला जैसे नियोजन में है किसी कंपनी में, तो नियोजक जो उस कंपनी का नियोजक है, जो जैसे कि स्थानीय परिवार समिति होगी, आंतरिक परिवार समिति होगी, इनमें आंतरिक में तो कौन होता है, नियोजक है, और स्थानीय में जिला अधिकारी द्वारा जो भी इनके सेवा नियम है उनके अनुसार उस महिला के खिलाफ अगर ये साबित हो जाता है, ये प्रूव्ड हो जाता है कि उसने ऐसा किया, मिथ्या दावा किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सेवा नियम नहीं बने हुए तो जो भी प्रेस्क्राइब्ड नियम है, जो सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है या उस कंपनी के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, उन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ, जो भी युक्त रीजनेबल कार्रवाई है वो की जाएगी। सेक्शन 14 में ये दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके नेक्स्ट आता है सेक्शन 29, ध्यान रखना है, जिसमें कि इसमें जो भी देखो सेंटर का एक्ट है, तो इसमें जो भी नियम वगैरह हैं इनके संबंध में जितने भी सेक्शन दे रखे हैं, इनमें केंद्र सरकार टाइम टू टाइम नए नए नियम बना सकती है, इसमें चेंजेस कर सकती है। और सेक्शन 30 लास्ट में दिया गया कठिनाइयों को निवारण करने के, तो ये टाइटल सेक्शन है, इतना ध्यान रखना कि सेक्शन कुल 30 है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी एक कि नियोजक के कर्तव्य क्या क्या हैं, ड्यूटीज क्या क्या हैं, जो कि सेक्शन 19 में दी गई है। 19 में क्या दिया गया, नियोजक के कर्तव्य, तो वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके ऑप्शन में ये आ सकता है कि नियोजक के कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो आपको अगर वो नियोजक के कर्तव्य 1 2 3 ऐसे पता है तो आप उसको आंसर को सही कर सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंटों के माध्यम से नियोजक के कर्तव्य के बारे में बताऊंगा, तो उनको ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। नियोजक के कर्तव्य में पहला कर्तव्य ये है कि जो भी कंपनी का प्रधान हो, देखो हमने पढ़ा था कंपनी है, कंपनी का जो प्रधान होता है वो उसको नियोजक बोलते हैं, उसकी कंपनी का सारा दायित्व उस पर होता है, कंपनी का रख रखाव, उसमें कोई ऐसा दुष्कृत्य ना हो, महिला के खिलाफ अन्याय ना हो, उसकी सुरक्षा का सारा दायित्व नियोजक का कर्तव्य होता है। तो नियोजक के कर्तव्य में सबसे पहला कि सुरक्षित वातावरण देना। देखो नियोजक के यहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सुरक्षित, एकदम सेफ्टी वाला, जहाँ वो ये महसूस करेंगे वो बिल्कुल सेफ वैसा वातावरण देना, चाहे महिला हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और दूसरी बात ये है कि लैंगिक उत्पीड़न के शास्त्रीय परिणाम का प्रदर्शन, कहने का मतलब ये है कि जो भी मेन बोर्ड है, देखो वहाँ जो कंपनी होती है मेन, उस पर जो बोर्ड लगा होता है उस पर ऐसी सूचना प्रदर्शन करना जो कि लैंगिक उत्पीड़न का जो एक एक्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं को संरक्षण के संबंध में एक्ट है, इससे संबंधित परिणाम के बारे में कि इसका ये शास्ति हो, ये पेनल्टी हो सकती है, कोई व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न करेगा तो उसके खिलाफ ऐसा केस चल सकता है, परिवार दर्ज हो सकता है, या आंतरिक परिवार समिति के समक्ष पेश होना पड़ सकता है, या उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी, उसकी सैलरी काटी जाएगी, उसके खिलाफ और भी अन्य कार्रवाई भी हो सकती है जो कानून के तहत। ये सब का प्रदर्शन मतलब डिस्प्ले करना पड़ेगा, वहाँ बोर्ड पे लगाना पड़ेगा, पेज पे लिख के लगाना पड़ेगा, जो भी इन पे जागरूक करना पड़ेगा लोगों, जैसे वहाँ जो भी देखें तो इस चीज़ से डरे, किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने से पहले उनमें डर व्याप्त हो, इसलिए वो लैंगिक उत्पीड़न के शास्त्रीय परिणाम मतलब डिस्प्ले करना पड़ेगा, लिख के चिपकाना पड़ेगा बोर्ड में। कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं के संबंध जो भी अपराध हो रहे हैं इसके संबंध में, या लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिलाओं से उत्पीड़न संबंधी कोई कार्यशाला जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और प्रत्यर्थी या साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करना, अगर ऐसा प्रत्यर्थी के द्वारा पीड़ित महिला के विरुद्ध अपराध किया जाता है तो जो भी आंतरिक परिवार समिति है, स्थानीय परिवार समिति है, जैसी भी समिति उसके समक्ष साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा नियोजक, उनको कहेगा उसके समक्ष आपको पेश होना है और वो उसको पूरी उसकी सहायता करेगा, आंतरिक परिवार समिति को परिवाद को आगे बढ़ाने में, जांच को आगे बढ़ाने में और परिवाद दाखिल करने में। जो भी पीड़ित महिला है वो किसी लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ परिवाद दाखिल करना चाहती है तो उसको सहायता प्रदान करेगा, पूरी उसको कोऑपरेट करेगा पूरी तरह से। और इसके छठा पॉइंट है समिति को जानकारी उपलब्ध कराना। समिति जो भी सूचना चाहती है उसे लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में उसको पूरी जानकारी, जो भी उसको नॉलेज है
वो उपलब्ध करवाएगा, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद है अपराधकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में जो भी उसको कार्रवाई नियोजक द्वारा जो उसके जुर्माना लगाना, शास्ति लगाना, आरोपित करना, उसको जॉब के संबंध में वार्निंग देना या जॉब से बाहर करना, वो उसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी। जिससे कि पीड़ित महिला के विरुद्ध उसने लैंगिक उत्पीड़न किया है, जो भी अपराध करता व्यक्ति उसके विरुद्ध कार्रवाई नियोजक द्वारा उसका कर्तव्य ड्यूटी वो पूरी कार्रवाई करेगा उसके विरुद्ध। और सेवा नियम के अधीन जो भी कदाचार है माना गया उसके संबंध में उसके विरुद्ध कदाचार माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा, जो भी रिपोर्ट है रिपोर्ट के संबंध में मॉनिटरिंग उसकी पूर्ण रूप से नियोजक करेगा। ये सब ड्यूटी नियोजक के कर्तव्य बताए गए हैं। और नियोजक अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करता है तो उसके संबंध में हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था, वो सेक्शन आप ध्यान 50,000 रुपये तक की। और सेकेंड टाइम वही करता है तो दुगुना कर्तव्य की अवहेलना करता है, या फिर वो जो भी उसी अधिनियम के अधीन बताए गए हैं कि आंतरिक पर 10 या 10 से अधिक हैं उसमें आंतरिक परिवार समिति का गठन नहीं करता है तो 50,000 या दुगने तक की शास्ति, ये इसके साथ जोड़ के आप पढ़ लेना। और ये कौन से सेक्शन में दिया गया है ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 में ये दिया गया है, ये ध्यान रखना। सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जोड़ के आप सेक्शन 26 को भी 19 के साथ जोड़ के पढ़ सकते हो। तो इस तरह दोस्तों हमने सेकंड पार्ट जो कि महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न 2013 से संबंधित था, सेकंड पार्ट को अच्छे से रीड कर